तो आज लोग हम क्वेश्चन नंबर 12 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों ने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द प्लेन ईच ऑफ हुज पॉइंट इज़ इक्यू डिस्टेंस फ्राम द पॉइंट्स ए एंड बी। तो बाकी क्वेश्चंस की तरह इस क्वेश्चन में भी आप लोगों ने प्लेन की इक्वेशन को ही फाइंड करना है। और उसने बताया कि आपका प्लेन जो है इस केस में जो उसका हर एक पॉइंट जो है प्लेन के ऊपर, अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट लें तो उसका जितना डिस्टेंस ए से बनता है उस पॉइंट का उतना डिस्टेंस बी से भी बनता है, यानी कि प्लेन ए और बी से बराबर डिस्टेंस पे है। इसका मतलब है प्लेन किधर पड़ा होगा, प्लेन ए और बी के दरमियान में कहीं पड़ा होगा, मिड में पड़ा होगा, यानी कि प्लेन आपका मिड से पास कर रहा है। ठीक है, इस बात का हमें पता चल गया कि प्लेन आपका मिड से पास कर रहा है। इसके अलावा अगर प्लेन का हर एक पॉइंट ए से और बी से बराबर डिस्टेंस पे है, ये मिड से तो ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है प्लेन, ये 90 के एंगल पे पड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये प्लेन जो है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हमें पता लग गई कि एक तो प्लेन मिड से पास कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, और दूसरा ये 90 का, अगर हर पॉइंट प्लेन का ए और बी से बराबर डिस्टेंस पे हो तो वो प्लेन जो है वो आपका परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये दो बातें आपको जो है ना ये क्लियर हो गई। अब हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग लिखते हैं जिसको हमने फाइंड करना है, a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ज़ीरो। हमने प्लेन की इक्वेशन पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू ज़ीरो, और एक हमने पढ़ी थी ए इंटू, इसको अगर ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दें, बी को वाई से, सी को जेड से, और ए एक्स वन बी वाई वन सी जेड वन सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इसको डी कह दें तो ये उस फॉर्म में भी चली जाती है। ठीक है, तो ये पॉइंट फॉर्म है, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो इस केस में हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अच्छा, अब दो चीज़ें, प्लेन किधर से पास कर रहा है, ए एक्स वन वाई वन जेड, ये आपको पता होने चाहिए। तो हमें पता है कि प्लेन किधर से पास कर रहा है, ए बी के मिड से। ठीक है, ए बी के प्लेन का हर पॉइंट जितना डिस्टेंस ए से है उतना डिस्टेंस बी से है, ये मुझे उसने बताया हुआ है। ठीक है, ये ऊपर देखें ये दिया हुआ है, इक्यू डिस्टेंस का लफ्ज़ है। तो मिड पॉइंट आपने ए बी का निकालना है, प्लेन उधर से पास कर रहा है, मिड पॉइंट आप निकालेंगे तो एक्स वन वाई वन और जेड वन आपके पास निकल आएंगे। चलो निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू 2 प्लस 3, दोनों का प्लस करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, -1 प्लस 1, 2 पर डिवाइड करेंगे, दोनों का प्लस करके 2 पर डिवाइड करें तो मिड पॉइंट निकलता है 1 प्लस 5/2। 3 प्लस 2 5 आ गया, 5/2, 0/2 0 आएगा, 5 प्लस 1 6, 6/2 तो आपका 3 आएगा। इसका मतलब है प्लेन पास कर रहा है, प्लेन पासिंग थ्रू 5, मिड से पास कर रहा है ना प्लेन, आपका मिड में है, तो इसमें से ये मिड पॉइंट्स आपने निकाल लिए। तो ये x1 है, ये y1 है, और ये आपका z1 है। तो इसके बाद हमें a b और c रह गए बस, उसके अलावा x y z तो आर्बिट्री होता है। a b c कैसे निकलेंगे, हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी कैसे निकलता है, b माइनस ए, b में से a को 3 में से 2 बाकी 1, 1 माइनस माइनस प्लस 1 ये हो गया 2, 5 में से 1 बाकी 4। तो आपके डायरेक्शन रेशियोज ए बी के जो हैं वो हैं 1 2 और 4। अब देखिए प्लेन मैंने कहा था कि परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, यानी कि ए बी परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर, प्लेन इस पे परपेंडिकुलर है, तो फिर ये दोनों ये 90 का एंगल बन रहा है ना, तो ए बी परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर। और आपको पता है कि ए बी सी जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन होती है उसकी डायरेक्शन रेशियोज होती हैं। तो ए बी नॉर्मल लाइन परपेंडिकुलर लाइन ही तो है प्लेन के ऊपर, परपेंडिकुलर या नॉर्मल एक ही बात है। इसका मतलब है ये ए बी सी हैं बेसिकली प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, सो ये ए है, ये बी है, ये सी है,
सो इसको पुट कर दे 1 में, सो 1 बिकम्स 1 इम्प्लाइज ए की जगह पे 1 आ गया, x माइनस x1 की जगह पे 5/2 आ गया, b की जगह पे 2 आ गया, y माइनस y1 की जगह पे आ गया आपका 0, और प्लस c की जगह पे आ गया 3, z माइनस z1 की जगह पे आ गया, सॉरी c की जगह पे आ गया 4, और z1 की जगह पे आपके पास आ गया 3, ठीक है, इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास x माइनस 5/2 प्लस 2 इन वाई प्लस 4 इंटू जेड माइनस, इसको आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं, वरना आप इतना भी आंसर लिखेंगे तो ये आपका आंसर इतना भी ठीक माना जाएगा। सो ये आपका क्वेश्चन जो है ये आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। सो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो ये मैंने आपको मैंने कहा पहले करने के लिए बोला था, मैंने इसलिए करवा दिया कि इसमें जो प्लेन जो है ये बराबर डिस्टेंस पे है तो मिड से पास कर रहा है, तो ये बात आपको कंफ्यूजिंग हो सकती थी। और इसके अलावा अगर ये ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है तो ये इन पर परपेंडिकुलर पड़ा होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तब हर पॉइंट का डिस्टेंस ए और बी से बराबर हो। तो ये मैंने दोनों परपेंडिकुलर की वजह से ही आपकी जो लाइन है ये परपेंडिकुलर, बहरहाल दोनों बातें आपकी क्लियर हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोगों ने फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द प्लेन through the point 3 minus 1 and 3 minus 2 and 5 and perpendicular to the line तो क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा इस पे फोकस करें तो आप बड़ा इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप इसमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं जो कि इसमें से पास कर रहा है। सो x1 y1 z1 का तो आपको पहले से ही पता है, ठीक है। हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 प्लस c इंटू जेड माइनस z1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो आपको पहले से ही पता है कि आपका जो प्लेन है वो a इंटू एक्स माइनस x1 कितना है आपका 3 में से पास कर रहा है, प्लस b y माइनस y1 माइनस 2 है तो प्लस 2 हो जाएगा, प्लस c z माइनस 5 इक्वल टू 0। बात रहेगी ए बी सी की। देखिए आपका प्लेन जो है वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के ऊपर। इसका मतलब है ये लाइन आपके प्लेन के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कि नॉर्मल लाइन है। तो इसके डायरेक्शन रेशोस जो होंगे वही ज़ाहिर बात है ए बी सी होंगे। जो प्लेन के ऊपर नॉर्मल लाइन होती है उसी के डायरेक्शन रेशोस चाहिए होते हैं ना। तो ये प्लेन पे नॉर्मल लाइन है, इसी के डायरेक्शन रेशोस चाहिए। तो इस लाइन को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, y2 उधर जाके माइनस होगा, 3 नीचे आके डिवाइड होगा, इक्वल टू t। तो ये डायरेक्शन रेशो होती थी ना आपकी लाइन की, x माइनस x1 ओवर a। तो a कितना आ गया 3, सो 3 इंटू एक्स माइनस 3, 1 उधर जाके माइनस होगा, माइनस 6 नीचे आके डिवाइड, y माइनस 1 ओवर तो b कितना आ गया -6 y प्लस 2, और प्लस 2 उधर जाके प्लस होगा और ये वाला 2 बाद में नीचे आके डिवाइड होगा। तो z प्लस 2 ओवर 2 इक्वल टू t, तीनों को t के इक्वल करना होता है। तो आपके पास ये जो t के साथ होते हैं बेसिकली यही डायरेक्शन रेशोस, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, बेशक इस फॉर्म में आप लिखें, कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है कि आपने लाइन की इक्वेशन को इस फॉर्म में ज़्यादा पढ़ी है कि 2 जो नीचे होता है उसको आप डायरेक्शन रेशो कहते हैं। तो z प्लस 2 तो डायरेक्शन रेशो आ गया 2, z माइनस 5। तो ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कर लें, आप नहीं करना चाहते तो बेशक ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों ने फाइंड करनी है पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपने प्लेन की इक्वेशन फाइंड नहीं करनी, आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है पैरामीट्रिक फॉर्म में, कंटेनिंग दी पॉइंट, जो कि इस पॉइंट को कंटेन करती है, यानी कि ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर लाई करता है या लाइन आपकी इसमें से पास कर रही है।
तो इक्वेशन ऑफ लाइन बड़ी सिंपल से निकल आएगी, बड़ा आसान सा काम है इस क्वेश्चन में भी। आपको पता है x माइनस x1 कितना है जिसमें से पास कर रही है 2 ओवर नीचे आता है a का फ़िलहाल नहीं पता, a को मैं ऐसे लिख देता हूँ। y माइनस y1 4 है दूसरा जिसमें से पास कर रही है ओवर b, और z प्लस 3 ओवर c इक्वल टू t। तो ये लाइन की इक्वेशन हो गई, जिसमें से पास कर रही है वो तो उसने खुद ही बता दिया है। और अब बात रहेगी ए बी सी की। तो आपकी लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये प्लेन है और आपकी लाइन इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है। इस लाइन की इक्वेशन आप लोग फाइंड करना चाह रहे हो। अब देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये किसकी डायरेक्शन रेशोज़ हैं? ये उस लाइन की डायरेक्शन रेशोज़ हैं जो प्लेन पे परपेंडिकुलर है। और प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? वो लाइन तो ये है। इसका मतलब है 3 3 माइनस 7 इसी के डायरेक्शन रेशोज़ हैं। ये ए बी सी बेसिकली उसी लाइन जो परपेंडिकुलर लाइन है वो यही जिसको हम फाइंड कर रहे हैं, इसी लाइन को फाइंड कर रहे हैं ना, जो लाइन परपेंडिकुलर हो प्लेन के। सो x माइनस 2 ए की जगह पे 3 आ गया, y माइनस 4 ये b आ गया, और z प्लस 3 और माइनस 7 आ गया इक्वल टू t। ये लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म हो गई। x माइनस 2 3 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, x माइनस 2 इक्वल टू 3t। सो x इक्वल टू 3t प्लस 2, y इक्वल टू 3t प्लस 4, और 7 उधर मल्टीप्लाई होगा तो z इक्वल टू माइनस 7t, और 3 उधर जाके माइनस होगा। तो ये लाइन की आपके पास इक्वेशन निकल आई इन माइनस 7t माइनस 3। ये लाइन की इक्वेशन निकल आई इन पैरामीट्रिक फॉर्म। ठीक हो गया? तो ये आपने लाइन की इक्वेशन को फाइंड कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों ने फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4 5। 3 4 5 में से आपका प्लेन पास कर रहा है, एंड एक्स इंटरसेप्ट, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो इक्वल टू -5, वो -5 के इक्वल है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और जिस प्लेन को आप फाइंड करना चाह रहे हैं वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, सॉल्व करते हैं इसे भी। सोल्यूशन, अब चूँकि उसने एक्स इंटरसेप्ट की बात की है, एक्स इंटरसेप्ट -5 है, तो तीसरी फॉर्म मैंने आपको बताई थी, आप इसको बुक से भी रीड कर सकते हैं, x ओवर a प्लस y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है, ये प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म है। तो हम इंटरसेप्ट फॉर्म को ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें इंटरसेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है। तो x ओवर a किसके इक्वल है? a इक्वल है -5 के। x इंटरसेप्ट जो है ये x इंटरसेप्ट है, a जो है तो ये उसने दिया हुआ है, सो मैंने इसकी जगह पे -5 लगा दिया। y ओवर b प्लस z ओवर c इक्वल टू 1, इसको हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, -5 सिंबल x इंटरसेप्ट की जगह पे पुट करके। तो b और c इसमें फाइंड करने वाले रह गए हैं, y और z इंटरसेप्ट इनका मुझे फ़िलहाल नहीं पता, तो कुछ इक्वेशंस बनाते हैं और इनको फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3 4 5 आपके प्लेन में से पास कर रहा है, सो x की जगह पे 3 पुट किया जा सकता है। x की जगह पे 3 पुट कर दें तो बन जाएगा 3 ओवर -5, y की जगह पे 4 ओवर b प्लस 5 ओवर c इक्वल टू 1। तो इसको 4 ओवर b प्लस 5 ओवर c इक्वल टू 1 प्लस 3 ओवर 5। 3 ओवर 5 उधर जाके प्लस होगा, तो 4 ओवर b प्लस 5 ओवर c इक्वल टू 5 LCM आ जाएगा। तो 5 प्लस 3 8 ओवर 5। ये आपने थोड़ा सॉल्व कर लिया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह लेते हैं, ठीक है। सिंपल मैंने जो पॉइंट प्लेन में से पास कर रहे हैं एक्स वाई जी की जगह पे मैंने वो पॉइंट्स पुट किए हैं, तो एक मैंने इक्वेशन बना ली है। ओवर की फॉर्म में, फ्रैक्शंस की फॉर्म में कैलकुलेशन थोड़ी हो सकती है कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप इस तरह की कैलकुलेशन छोटी क्लासेस में करते आए हैं, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, तीसरी क्वेश्चन एक और बनाते हैं। आपका प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस प्लेन पे जो नॉर्मल लाइन होगी उसके डायरेक्शन रेशोज हैं 2 3 और -1, और आपका जो प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशोज हैं नॉर्मल लाइन के 1 ओवर -5, 1 ओवर b और 1 ओवर c। तो दोनों प्लेन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एक प्लेन ऐसे है, दूसरा प्लेन उस पर परपेंडिकुलर है, 90 के एंगल पे है, ठीक है। तो दो प्लेन जब आपस में परपेंडिकुलर हैं, देखें एक प्लेन आपका जो है वो इस तरह से है
और दूसरा प्लेन जो है इस पे इस तरह से परपेंडिकुलर है, तो इसकी नॉर्मल लाइन इस पे परपेंडिकुलर होगी, इसकी नॉर्मल लाइन इस पे परपेंडिकुलर, तो दोनों प्लेन्स की नॉर्मल लाइन भी परपेंडिकुलर आएंगी। सो आपके पास दोनों प्लेन्स की जो नॉर्मल लाइन है वो परपेंडिकुलर है, तो उनकी डायरेक्शन रेशियोज भी परपेंडिकुलर। तो डायरेक्शन परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, L1 L2 1/-5। सो 2 × 1/-5 प्लस 3 × 1/b, ठीक है। L1 L2 M1 M2 दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, और N1 N2 -1 और 1/c, -1 × 1/c = 0, ठीक हो गया। तो इधर से मेरे पास इक्वेशन बन गई, -2/3 को उधर जाके प्लस कर देंगे एक दफ़ा ही, वो क्या स्टेप बार बार करने हैं। 3/b - 1/c = -2/5 बन रहा है, उधर जाके +2/5 हो जाएगा, ये -1/। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। किसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करके b और c निकालते हैं। ऐसा करते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 को। इक्वेशन नंबर 3 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 15/b - 5/c, और इसको 5 से इधर तो खाली 2 रह जाएगा, और इसको आपस में ऐड करते हैं। 4/b + 15/b, ये कट जाएंगे 5 से, इसीलिए मल्टीप्लाई किया था ताकि 5 ये सेम बने तो कट जाए, c कट जाए, ठीक है। 4/b में 15/b प्लस करें, 4/b में 15/b प्लस करें, BLC हमारे का 19/b, तो आपके पास आ जाएगा 19, इधर ही मैं साइड पे कर लेता हूँ, आपके पास आ जाएगा 19/b = 8/5 में 2 को प्लस करेंगे, 8/5 में प्लस करेंगे 2 को, 5 LCM आ गया, और 8 + 10 18/5, तो ये b क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 18b = 19/5, आई थिंक 95 होता है, और b की वैल्यू आ गई 95/18। कुछ अगर मिस्टेक हो सकती है तो आप उसको कैलकुलेशन आप खुद करके उसको निकाल भी सकते हैं मिस्टेक को, लेकिन उम्मीद है कि होगी नहीं, ठीक है। तो अब आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 95/18 बिल्कुल सही वैल्यू है। आप इस वो b की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, इसमें पुट कर दें, बेशक आप इस जगह पे उसको माइनस करें उधर जाके, तो c की वैल्यू निकल आएगी, और फिर आप b और c की वैल्यू आप लोग इधर पुट करें, बल्कि a तो पहले ही है ना -5, बस b और c चाहिए थे आपको, ये तो ऑलरेडी उसने खुद ही दे दिया, x इंटरसेप्ट -5 है, b की निकल आई है, b की वैल्यू आप इधर लाके पुट करें, इसको उधर जाके माइनस करें, तो आपके पास c की वैल्यू भी निकल आएगी, ठीक है। तो इधर पुट करेंगे 1 के अंदर, तो आपके पास पूरी इक्वेशन अपने फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 मैंने नहीं किया, आप लोगों ने खुद करना है, थोड़ा समझें उसको, उसका कोई आर्टिकल भी उसने पीछे दिया हुआ है, उसको देखें। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आपने फिर भी करना है, आ भी सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 16 तक आप लोग करेंगे। आज ही मैं आपको एक नया लेक्चर दूंगा या कल के दिन में, जिसमें हम 4 मज़ीद क्वेश्चंस करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैं लेक्चर आपका तीसरी दफ़ा बना रहा हूँ, तो आपको जो है ये एक्सरसाइज पूरी मिल जाएगी।